देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला सबसे बड़ा अस्पताल एम्स लीवर ट्रांसप्लांट के मामले में भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां प्राइवेट से आधे से भी कम खर्च में लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। बताया गया कि बीते कुछ महीनों में एम्स में 4 लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें एक लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट भी है। खास बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में 30 से 40 लाख के बीच होने वाला ट्रांसप्लांट एम्स में CGHS रेट पर मात्र 11 से 14 लाख में ही हो जाएगा। एम्स ने मार्च में 11 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रांजल को बनाया गया। डॉक्टर प्रांजल न केवल लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट को बेहतर करने की दिशा में अपनी राय दे रहे हैं, बल्कि ट्रांसप्लांट सर्जरी को लीड भी कर रहे हैं। साथ ही एम्स के सर्जन को ट्रांसप्लांट की बारीकियां भी सिखा रहे हैं। एम्स में लिविंग डोनर को लेकर नई SOP बनाई जा रही है। अब तक एम्स में कुल 59 लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। 27 जुलाई तक कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके साथ ही लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को काफी दूर तक देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है। चिराग सात्विक की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को मात दी, जिसके बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए दोनों डांस करते नजर आए। बिहार के नालंदा में बोरवेल में फंसे मासूम का करीब 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। शिवम नाम का यह बच्चा सुबह करीब 8 बजे बोरवेल में फंस गया था, गिर गया था। मासूम बोरवेल में करीब 40 फीट की गहराई में फंस गया था। NDRF और स्थानीय प्रशासन ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 40 फीट गहरे बोरवेल में यह मासूम फंस गया था। 8 घंटे तक NDRF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सफल रहा और इसके बाद इस मासूम को इस बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। इस बच्चे की उम्र महज 3 साल थी। यह बच्चा खेलते वक्त इस बोरवेल में गिर गया था, 40 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था। इस तरह के ऑपरेशन पहले भी NDRF की टीमें और स्थानीय प्रशासन की टीमें कर चुकी हैं और इस बार नालंदा में जो ऑपरेशन हुआ वो सफल रहा। बच्चे सकुशल रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल चला गया है। अभी से एकदम ठीक था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही सलामत निकल के यहाँ से चला गया। कितने समय आप लोग को लगे रेस्क्यू करने में? लगभग तो 5 घंटा लगभग लग गया। कितनी बड़ी चैलेंजिंग थी सर। आप देख रहे थे यहाँ पे लगभग 60 फीट अप्रोक्स 60 फीट नीचे थी। कई तरीका हम लोगों ने अपनाया। हर तरीका के लिए अलग चैलेंज। एक तरीका को मिस होने के बाद और चैलेंज बढ़ जाता हमारा। उस हिसाब से अनेक तरीका लगा करके बार बार इम्प्लाई करके फाइनली उसको निकाला गया। अच्छा लग रहा ला, हमारे बेटवा निकाल गए। निकासी के तैयार का चाहिए आगे मैया निकाल देला भगवान हाला आगे मैनी न तो की करत गरीब। धन्यवाद। दरअसल 3 साल का यह मासूम आज सुबह खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले के साथ NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत न हो, इसके लिए सबसे पहले बोरवेल में पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। इसके बाद बच्चे की निगरानी के लिए कैमरा भी डाला गया, जिसमें बच्चे की मूवमेंट नजर आने के बाद रेस्क्यू टीम और परिवार वालों ने राहत की सांस ली। बोरवेल तक ऑक्सीजन और कैमरा पहुंचाने के बाद बच्चे की हर मूवमेंट पर नजर रखना आसान हो गया। राहत की बात यह है कि बच्चे ने परिवार वालों से बात करनी भी शुरू कर दी। बच्चे ठीक है, बच्चे स्टेबल है, बच्चे मूवमेंट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया है। इसके बाद बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए JCB मशीन की मदद ली गई। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान शुरू हुई हिंसा का दौर जारी है। अब उत्तर दिनाजपुर के इस्माइलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता असीम साहा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
जिसके खिलाफ बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया और एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए। जब कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से भी झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। इस बीच बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान असीम साहा के परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इंद्रनील ने कहा कि असीम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने टीएमसी की तोलाबाजी का विरोध किया था। असीम का गुनाह क्या था? उसका कोई गुनाह नहीं था। उसका एक ही गुनाह था, वो तोलाबाजी के खिलाफ अपना आवाज उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में गुंडे, बदमाश और तोलाबाज खुलेआम घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भी बीजेपी नेता के घर पर पत्थरबाजी और बम से हमला किया गया। ये वारदात घाटाल इलाके के सुल्तानपुर गांव में हुई, जहां ग्राम पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी प्रत्याशी काकोली कुड़ेल के घर पर कुछ बदमाशों ने पत्थर फेंके और बम भी चलाए। देर रात हुई इस घटना के बाद काकोली कुड़ेल के परिवार वाले और आस पड़ोस के लोगों में दहशत फैल गई और वो डरकर घर से बाहर निकल आए। खबर मिलने के बाद बीजेपी नेता के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इस बीच बीजेपी नेता काकोली कुड़ेल ने पुलिस में मौखिक शिकायत दर्ज कराकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है और ममता सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बंगाल से एक के बाद एक आ रही हिंसा और बर्बरता की घटनाओं के बाद ममता सरकार विपक्षी नहीं अपने सहयोगियों के भी निशाने पर आ गई है। इसीलिए कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के बैनर तले टीएमसी के साथ खड़ी दिखी कांग्रेस ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। बंगाल की कानून और स्थिति बदतर होते जा रहे हैं, इसी को दर्शाते हैं मालदा की इस घटना। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना, महिला पे इस तरीके की असम्मान करने की घटना ये घट रही है। ये बेहद निंदाजनक है। भारतीय राजनीति में आम धारणा है कि प्रभावी भाषण और लगातार चर्चा में बने रहकर कोई लंबे समय तक सत्ता में रह सकता है, लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस परिपाटी को तोड़ दिया और एक दिन पहले देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए। अब मुख्यमंत्री रहते हुए नवीन पटनायक को 23 साल 129 दिन का समय हो गया है। दरअसल 5 मार्च 2000 को पहली बार नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही नवीन पटनायक ने सीपीआई-एम के दिग्गज नेता ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 23 साल 127 दिनों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग अभी भी देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 से लेकर 26 मई 2019 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे और कुल 25 साल तक उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री काम किया। नवीन पटनायक की ओडिशा की राजनीति पर पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि पटनायक चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। जी न्यूज़।